नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे एक दर्द भरी कहानी। जब बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़कर घर आया तो उसने संदूक में ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। आज 75 वर्षीय मदन लाल जी अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए हैं और लगातार बिस्तर पर लेटी अपने जीवन संगिनी कमला को निहारते जा रहे हैं। कमला जी दमे की बीमारी के कारण बेहाल पड़ी थी। बेबस तो स्वयं को मदन लाल जी भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि अपनों से ही सताए हुए अपनी डायबिटीज की बीमारी से। तो उनकी जंग जारी थी, परंतु अपनों का सामना कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोचने लगे कि इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चे की देखभाल की ज़रूरत है, वहाँ उन्हें अपनी बीमारी की भी देखभाल स्वयं ही करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव पर उनका कोई अपना नहीं है। उनका एक ही बेटा दीपक है जो शादी के 15 साल के बाद उनकी गोद में आया था, और जब तक दीपक बड़ा हुआ तब तक वे दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। कमला जी और मदन लाल जी अपने बेटे को सीधा पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसके मुंह खोलने की देर होती कि वो उसकी फरमाइश पूरी कर देते थे। दीपक पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था। कमला जी ने अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। दीपक के सामने बहुत बड़े बड़े थे। मदन लाल जी ने अपने बेटे के बड़े होने पर भी उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दीपक अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। उसकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन, यहाँ तक कि अपना मकान भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगे। कुल मिलाकर अपने बेटे की परवरिश में ही उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। मदन लाल जी सोच रहे थे कि उनका मित्र उन्हें सलाह दिया करता था कि मदन लाल कुछ अपने लिए भी बचा कर रख, सब कुछ लुटा रहा है, बुढ़ापे में क्या रहेगा तेरे पास। लेकिन उन्होंने कभी अपने मित्र की बात नहीं सुना। हमेशा कहते रहा, बेटा मेरी असली पूंजी है, मेरा अभिमान है जो मुझे कभी झुकने नहीं देगा। ये कहते हुए उनका सीना चौड़ा हो जाता। इस बात पर मित्र ने सुझाव देते हुए कहा था कि अगर बेटे को विदेश में पढ़ना ही है तो उसकी पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज ले लो। तूने तो घर भी बेच दिया है और अब जब आगे बुढ़ापे का समय नज़दीक आ रहा है तो पूरी तरह से अपने बेटे दीपक पर ही निर्भर हो जाएगा। लेकिन मदन लाल जी ने कहा, हम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगे। बच्चों को पढ़ना तो हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। मदन लाल जी को उस वक्त पूरा भरोसा था कि उनका पुत्र हर हाल में उनकी देखभाल करेगा। उनका बेटी बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उनका बेटा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा कहते, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। दीपक विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौटा। वो भारतीय लड़की से ही शादी करना चाहता था। कमला जी और मदन लाल जी ने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की कविता से करवा दी। दीपक ने अपना परिवार बसा लिया। आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। अपनी कमाई से उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया
और वहीं अपनी माँ, बाबूजी और पत्नी के साथ रहता था। लेकिन वो फिर से विदेश जाना चाहता है और वहीं रहकर अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना चाहता है। अतीत में खोए मदन लाल जी अचानक अपने बेटे बहू की बातचीत की आवाज़ से वर्तमान में आ जाते हैं। कविता, सारा सामान पैक हो गया ना? ध्यान रखना कोई छूट ना जाए। बाबूजी के गर्म कपड़े ज़रूर रख देना और खाने के बाद जो दवाई खाते हैं तो बिल्कुल मत भूलना। अरे दीपक, तुम चिंता मत करो, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से रखी है मैंने। और वैसे भी अगर कुछ छूट भी गया तो वो लोग वहीं से मंगवा लेंगे और फिर वहाँ पर बहुत से अन्य लोग भी तो होंगे। कोई चीज़ चाहिए होगी तो माँ, बाबूजी उनसे मांग लेंगे। तुम बेसिर पैर की चिंता कर रहे हो, वहाँ उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। कविता दीपक को चिंतित होता देखकर बोली, ठीक है, हम कल सुबह ही इन्हें छोड़ आएंगे। और वैसे भी 10 दिन बाद तो हमारी फ्लाइट है। उससे पहले हमें घर का फर्नीचर और बाकी का सामान बेचना भी तो है। इस काम को करने के लिए भी तो समय चाहिए। मदन लाल जी अपने कमरे में बैठे बैठे बहू की सारी बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनते जा रहे थे। ये बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। हालांकि कविता एक सुघर गृहिणी थी और घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन उसकी नज़रों में हर पल उसके बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे। उनके कारण वो हमेशा परेशान रहती थी और कहती, अभी कुछ ही समय हुआ है हमारी शादी को, अभी से मुझ पर पूरे घर का बोझ लाद दिया है। तुम लोगों ने दिन रात सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी ही खराब हो गई। दीपक उसे समझाने की कोशिश करता तो उस पर ही गुस्सा निकाल देती। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पे रहते नहीं हो ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके बाबूजी को और आपकी मम्मी को खास तौर पर बना हुआ हल्का फुल्का भोजन, कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाओ, कभी दवाइयों का ध्यान रखो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस ज़िंदगी से। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बाबूजी के आया बनकर आई हूँ। इस रोज़ रोज़ की बहस से दीपक भी परेशान हो चुका था। एक दिन जब कविता के मायके में शादी थी और उसे अपने पति दीपक के साथ वहाँ जाना था, कविता ने बड़े उत्साह से अपनी ड्रेस खरीदी और शादी में जाने की तैयारियां की। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने लगी तो दीपक ने उसे यह कहकर रोक दिया कि पहले बाबूजी और अम्मा के लिए खाना बना दो और उनकी दवाइयाँ निकाल कर रख दो, फिर चली जाना। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद यदि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तो तैयार होकर शादी में किस समय पहुंचेंगे? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इन सब कामों में 1 घंटा निकल जाएगा। तुम उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ, कविता ने कहा। दीपक बोला, कविता, मेरे माँ बाबूजी इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खा सकते। तुम्हें पता है फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग शादी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दीपक ने कहा। तो कविता तुनक पड़ी, मेरे मायके में शादी है इसलिए तुम्हें कोई उत्साह नहीं है। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई तुमसे शादी करके। अब किसी शादी में नहीं जाना है मुझे तो लगता है कि यहाँ मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी अम्मा बाबूजी की नर्स बनकर आई हूँ। क्या केवल अपने माँ पिताजी की सेवा करवाने के लिए ही खुद से शादी की थी तुमने? अपने बहू की ये बातें सुनकर मदन लाल जी
और कमला जी को बहुत दुख होता और वे सोचते हैं कि बुढ़ापे में एक इंसान कितना लाचार हो जाता है कि अपने बच्चों से कुछ नहीं कह पाता। उस दिन कविता सचमुच शादी में नहीं गई, रूठ कर बैठ गई। पूरे घर में सन्नाटा पसारा हुआ था। कविता ने खाना भी नहीं बनाया। दीपक उसे मनाने लगा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तुम अपने माँ बाबूजी को किसी भी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते हो? वो गुस्से से बोली तो दीपक भड़क गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ही तो उनका एकमात्र सहारा हूँ। ये लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, और तुम मुझे उन्हें छोड़ने की कह रही हो। भला कोई बेटा कभी ऐसा भी करता है? ये समाज, पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब लोगों के रिश्तेदारों की, इस समाज के लोगों और पड़ोसियों की सोच की बहुत चिंता है तुम्हें, लेकिन जिससे शादी करके लाए हो कभी उसके बारे में सोचा है? शादी के बाद हम कहीं घूमने तक नहीं गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए। मुझे बताओ, कभी मुझे फिल्म दिखाने भी लेकर गए हो क्या? जब से आई हूँ बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती जा रही हूँ। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे उन दोनों से मुक्ति चाहिए, नहीं तो संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ अपने मायके। और याद रखना, फिर कभी नहीं आऊँगी। कविता की बातें सुनकर दीपक चुप हो गया। उससे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। फिर कविता बोली, एक काम क्यों नहीं करते? तुम विदेश में नौकरी ढूंढ लो और तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। तब तक हम इन दोनों के लिए भी रहने का दूसरा इंतजाम कर दे लेते हैं। कविता अपने विचार बताते हुए मुस्कुराने लगी। अगले दिन हमेशा की तरह दीपक अपने ऑफिस चला गया और जब मेल पर आया, मैसेज चेक किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और खुशी से झूम उठा। कविता, मेरी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। कंपनी वाले बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फ़ोन पर बातें करते हुए दीपक ने कविता को खुशखबरी दी तो उसका चेहरा खिल उठा। वो ये सोचकर खुश थी कि अब उसे अपने सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जिएगी और जो चाहे करेगी। शाम के समय दीपक अपनी नौकरी लगने की खुशी में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। जैसे ही अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया तो देखा कि पिताजी कमरे में नहीं थे, शायद बाथरूम में गए थे और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी और धीरे से उठकर अपने पास रखे बोतल में से गिलास में पानी डालने लगी। पीते समय थोड़ा पानी उनके गले में लगा और बाकी का पानी उनके कपड़ों पर गिर गया। दीपक जानता था कि उसकी माँ की उम्र अधिक होने के कारण उसके हाथ पानी पीते वक्त कांप जाते थे। ये देखकर दीपक बोला, माँ, इतनी खांसी आ रही थी तो कविता से गर्म पानी मांग लिया होता। कमला जी मन ही मन में सोचने लगी कि पहले ही उसका पड़ा हम लोगों पर चढ़ा रहता है और अब अगर गर्म पानी भी मांग लेती तो वो गुस्से में आग बबूला ही हो जाती। लेकिन बेटा, बहू में झगड़ा ना हो, यही सोचकर कमला जी चुप रह गई। फिर पंखे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, कल रात को हम लोग बिल्कुल नहीं सो पाए। ये पंखा बहुत आवाज़ कर रहा है, ना जाने क्या हुआ है। कल तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना? कल ही तू पंखे को ठीक करवा देना ताकि हम लोग रात को चैन से सो पाएं। और बेटा, मेरी और मेरे बाबूजी की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, वो भी ला देना। अपनी माँ की हालत देखकर दीपक परेशान सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो विदेश में नौकरी की खुशखबरी लेकर वो आया था, वो अपनी माँ को कैसे बताए।
उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। इतने में कविता कमरे में आई और बोली, माँ जी, जो दवाइयाँ मंगवानी हैं 1 महीने की इकट्ठी मंगवा लीजिए, और अब ये पंखा ठीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहू की बात सुनकर कमला जी हैरान रह गई। प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगती है तो बहू बोली, अरे माँ जी, इन्होंने आपको बताया नहीं क्या, इनकी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। बहू की बात सुनकर कमला जी सन्न रह गई। राम किशन जी भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए जरवत रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए और गम के भी। अपने बेटे की प्रगति को देखकर वे दोनों खुश थे, लेकिन उनसे दूर होने का गम भी उन्हें सताने लगा। फिर अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगे, लेकिन फिर दूसरे ही पल मदन लाल जी बोले, लेकिन बेटा, विदेश तो तुम दोनों जा रहे हो ना, हम तो इसी घर में रहने वाले हैं। तो बहू ने ऐसा क्यों कहा कि अब पंखा को ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर कमला जी बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं। जो बेटा बहू दोनों विदेश जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या यहीं छोड़ कर जाएंगे। हमारा बेटा हमारा इकलौता सहारा है, हमें भी तो साथ ही लेकर जाएगा ना। ये बात भी आपको खोल कर समझानी पड़ेगी। इतना सुनते ही दीपक के चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। उसके माथे से पसीना छूटने लगा और सामने खड़ी कविता उसे आंखों ही आंखों में इशारे करने लगी कि उन्हें आश्रम भेजने के बारे में बताएं। लेकिन दीपक को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे। उधर मदन लाल जी अपने बेटे बहू की चुप्पी देखकर तुरंत समझ गए कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। ओ बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप दोनों, अभी दीपक झिझकते हुए अपनी बात कर ही रहा था कि उसकी बातें काटते हुए कविता बोली, अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। साफ साफ बता दीजिए कि इन दोनों को अब बिदरा आश्रम में रहना होगा। ये बात सुनकर कमला जी और मदन लाल जी एक झटका सा लगा। कमला जी को ऐसा महसूस हुआ कि वो केवल एक बेजान शरीर है। उनके अंदर से आत्मा किसी ने निकाल ली हो। उनका मन तो कह रहा था कि वो चीख चीख कर रो पड़े, लेकिन वो ऐसा करके अपने बेटा और बहू के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। अपनी पत्नी की व्यवस्था को समझते हुए मदन लाल जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर अपने आंसू छिपाते हुए रुद्धे स्वर से अपने बेटे को बोले, अगर विदेश तुम दोनों ही जा रहे हो तो हमें बिधरा आश्रम भेजने की क्या ज़रूरत है। हम इसी घर में जैसे तैसे रह लेंगे। मैं अभी इतना सक्षम हूँ कि तुम्हारी माँ का ध्यान रख सकूँ, लेकिन पिताजी, वहाँ जाने के लिए हमें ये मकान बेचना होगा। विदेश में छोटे से मकान का किराया भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस मकान को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस पैसे से हम विदेश में जाकर अपना मकान खरीद लेंगे। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। हमने आप लोगों का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया है। वहाँ आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बेटा बहू उनके कमरे से चले गए। अपने बेटे बहू की बातें कमला जी और मदन लाल जी को अंदर तक झकझोर गई। मदन लाल जी कहने लगे, अपने माता पिता को बिदरा आश्रम में छोड़कर कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है हमारा बेटा। हमारे जीते जी हमसे हमारा ठिकाना ही छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस बेटे के लिए हमने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी,
आज वही बेटा हमें बेघर का कर रहा है। इस पर कमला जी रोते हुए बोली, ऐसे बेटे से तो हमारी गोद सोनी ही रहती तो ज़्यादा अच्छा था। एक बार, कम से कम एक बार तो कह दिया होता कि माँ बाबूजी आप भी चलो हमारे साथ, बुढ़ापे में आप हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन उसे तो अपना भविष्य बनाना है, फिर चाहे उससे के लिए उसे अपने माँ बाप की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़ी। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर मदन लाल जी और कमला जी एहसास हो चुका था कि इस उम्र में भी बूढ़े आँखों को बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। दीपक और कविता को विदेश जाने में केवल 10 दिन ही बाकी थे और कविता ने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। घर का सामान निकालते हुए कविता बोली, माँ जी आपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतना सामान बेचने में तो बहुत समय लगेगा। ये सुनकर कमला जी बोली, बहू ये कबाड़ नहीं है, ये मेरी इतने सालों की गृहस्थी का सामान है। एक एक चीज़ को मैंने बड़े चाव से खरीदा था और संजोग कर रखा था, जिनके साथ मेरी यादें जुड़ चुकी है, लेकिन आज ये सामान तुम्हारे लिए कबाड़ हो गया है। माँ जी आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये सामान तो मुझे बेचना ही होगा। ऐसा कहकर कविता पुरानी रखी सभी चीज़ों को एक कोने में पटकने लगी। उधर दीपक ने भी मकान बेचने पर लगा दिया और 2 ही दिनों में उसे एक अच्छा खरीदार मिल गया, तो उसने अपनी माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर ली और कविता ने उनका सारा सामान पैक कर दिया। जाते समय कमला जी दिल दर्द और पीड़ा लिए घर को निहारती जा रही थी। उधर मदन लाल जी सोचने लगे, ऐसी उम्मीद तो हमने अपने बेटे से कभी नहीं की थी, जिसने अपने माँ बाप के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया। क्या बुढ़ापा आने पर इंसान बेकार हो जाता है? जब वो काम करने के काबिल ना रहे तो उसे कहीं भी जैसे भी पटक दो, चाहे वो घर का एक खाली कोना हो या वृद्धा आश्रम, सड़क हो या मंदिर। क्यों, क्या वो इंसान नहीं? गाड़ी में बैठे हुए वृद्धा आश्रम की ओर जाती हुई कमला जी अपने पति की झुर्रियों भरे चेहरों की ओर देखती जा रही थी। उनके मन में चलती उथल पुथल और उनके दर्द की आवाज़ केवल कमला जी सुन पा रही थी। इतने में उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दीपक ने आवाज़ दी, माँ बाबूजी हम वृद्धा आश्रम आ चुके हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छिपाकर दंपति बिना अपने बेटे बहू की ओर देखे वृद्धा आश्रम में चले गए। घर लौटकर दीपक मकान बेचने के लिए अलमारी से कागजात निकालने लगा। तभी माँ बाबूजी के कमरे से कविता की आवाज़ आई, अरे सुनिए तो, बाबूजी का ये संदूक तो यहीं रह गया। हद है, बरसों पुराने सामान पर भी ताला जड़ कर रखती थी तुम्हारी माँ। ताला तोड़ कर तो देखो क्या है इसमें। दीपक ने संदूक का ताला तोड़ा और जैसे ही संदूक खोला तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। बचपन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। संदूक में रखे एक बक्से में उसके छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, जिन्हें खरीदने के लिए ना जाने कितनी बार उसके पिताजी ने ओवर टाइम काम किया था। उसे देखकर दीपक की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी हिम्मत करके कांपते हाथों से उसने जो उस बक्से को संदूक से बाहर निकाला तो दूसरी ओर दीपक द्वारा बचपन बनाई गई एक तस्वीर थी, जिसमें उसने स्वयं को अपने माँ बाबूजी का हाथ थामे हुए दिखाया था। याद करने लगा,
कि इस तस्वीर को बनाते हुए उसने अपने माँ पिताजी से वादा किया था कि वह इसी तरह उम्र भर उनका हाथ थाम कर रखेगा। आज वो स्वयं को शर्म के कारण जमीन में गड़ा हुआ पा रहा था। सबसे नीचे देखा तो कुछ कागजात पड़े थे। उन्हें खोल कर देखा तो देखता ही रह गया। उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई प्रतीत हुई। उसके बीते हुए बचपन के सारे दृश्य उसके मानस पलट पर दिखने लगे। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग की नसें ही फट जाएगी। अरे क्या हुआ कि तुम्हारे होश ही उड़ गए? सुनते क्यों नहीं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। कविता अपने पति के चेहरे के विचित्र भावों को देखकर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि दीपक को कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया। कविता ने दीपक के हाथ से कागज लिए उत्सुकतावश वो उन कागजों को पढ़ने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर भी सूने हो गए। उन पर लिखा था कि आज से 25 साल पहले मदन लाल जी और कमला जी ने दीपक को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। तभी दीपक चिल्लाया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लानत है मुझ पर। मेरे जिन माँ बाप ने मेरी सारी खुशियों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को एक तरफ रख दिया। जीवन के इस पड़ाव पर मैं उन्हें आश्रम में छोड़ आया। मैं तो खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए दीपक ने अपनी फ्लाइट की टिकट निकाली और उनके टुकड़े टुकड़े कर फेंक दी। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन लगाकर मकान बेचने की डील को कैंसिल करने के लिए कहा और बोला, जितना हर जना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब हमारा मकान नहीं बिकेगा। कविता खड़ी हुई बड़ी हैरानी से दीपक की बातें सुनती जा रही थी। तभी दीपक उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ बाबूजी का साथ पसंद नहीं है तो जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दीपक अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वृद्धा आश्रम की ओर निकल गया। कविता आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई।